नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश पंकज हूँ रायपुर से। हिंद देश असम की जो छत्तीसगढ़ इकाई है उसकी ओर से जो महती आयोजन आज शुरू हो रहा है, ये अपने आप में मुझे लगता है पूरे देश में पहला प्रयास है कि आज़ादी के 75वें अवसर पर 75वीं जयंती के अवसर पर लगातार 75 दिन एक कार्यक्रम चले जिसमें देश की उन विभूतियों की हम चर्चा करें जिन्होंने साहित्य, संस्कृति, कला के क्षेत्र में बड़ा काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अदा की। मैं इस आयोजन के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए चुना। मैं रंजना श्रीवास्तव का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। मुझे बहुत सम्मान के साथ मधुकर राव लारूकर मधुर जी ने आमंत्रित किया। दुख की बात यह है कि तकनीकी कारणों से मैं लाइव कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाया, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इस हिंद देश परिवार का जो ये पूरे कार्यक्रम का जो थीम वाक्य है, श्रोत्र रसायन कर्णामृत, अपने आप में अद्भुत है। इससे ही पूरे आयोजन की आधारशिला समझ में आती है कि किस बुनियाद पर यह पूरा प्रकल्प खड़ा होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तरह तरह के आयोजन पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन हिंद देश की जो सोच है वह अद्भुत है। उनकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ हो रही है और तरह तरह के पूरे देश के 75 वक्ताओं को चुना गया, उन सबको विषय दिया गया। इसका मतलब है कितना होमवर्क किया गया है, कितनी भागदौड़ की गई है, तब कहीं यह कार्यक्रम आज आकार ले रहा है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में यही लगन जो है बेहतर मनुष्य का निर्माण करती है, बेहतर समाज की रचना करती है, बेहतर साहित्य का सृजन करती है। हिंद देश ने जो अपनी भूमिका रखी है, जो अपना उद्देश्य रखा है, उसे मैंने विस्तार के साथ देखा और चकित हुआ कि यह तो हमारी सनातन परंपरा के जो आदर्श वाक्य हैं उसको आत्मसात करके संस्था आगे बढ़ रही है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मैं अभिभूत हूँ देख करके कि संस्था ने विश्व बंधुत्व के लिए काम करने का संकल्प लिया है। नर नारी समानता, आपसी सद्भावना की बात करने की कोशिश की है और उसने बेटा और बेटी दोनों के महत्व को प्रतिपादित किया है। नहीं तो हमारे देश में एक तरफा चलता है, कुछ लोग कहते हैं हमें बेटा चाहिए और कुछ लोग कहते हैं हमें बेटी चाहिए। लेकिन जब हम बेटा और बेटी दोनों की कामना करते हैं तो एक संतुलित समाज और संतुलित राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। ये संस्था प्राकृतिक संतुलन की चिंता कर रही है और स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमें राजनीति से दूर रहना है। और ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि राजनीति तोड़ने का काम करती है, लेकिन हिंद देश जैसी संस्थाएं हमेशा जोड़ने का काम करती हैं। तो ये संस्था जोड़ने निकली है और अमृत महोत्सव में हमें इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि कैसे इस देश को हम जोड़ सकें। और ये भी एक बड़ी बात है कि ये संस्था कहती है कि हमें दूसरे के बदलने की चिंता नहीं करनी है, हमें खुद अपने आप को बदलना है। तब मुझे युग निर्माण योजना का वह नारा याद आ गया जिसमें कहा गया कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। युग तभी बदलेगा जब हम खुद बदलेंगे। हम नहीं बदलें और कल्पना करते रहें कि दूसरे लोग बदल जाएं तो बात बनेगी नहीं। हमें कथनी करनी में समानता लाना पड़ेगा। हम जब कहते हैं कि बदलाव आना चाहिए तो हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कितने देशभक्त हैं, कि देश के लिए हमने क्या किया है। तब पता लगता है कि हमने सिर्फ बातें की हैं,
देश के लिए काम नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है हिंद देश परिवार जब रणभूमि में उतर गया है तो मुझे लगता है पूरा परिदृश्य इस देश का बदलेगा। इस संस्था इतने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रही है तो मैं चकित हूँ कि ये सब होगा कैसे। लेकिन मुझे लगता है इससे जुड़े तमाम लोग उस काम को अंजाम दे के रहेंगे। हिंद देश रक्त मंडली नामक एक समूह भी बनाया है जो रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहा है। ये बड़ी बात है। रक्तदान एक महादान है। इसके लिए पूरे देश में एक वातावरण बनना चाहिए, बना भी हुआ है। लेकिन हिंद देश का जो ये फेसबुक समूह है, जब समय समय पर उस तरह की बातें करेगा तो लोगों को रक्तदान की प्रेरणा मिलेगी। हिंद देश योगशाला मंच भी के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो एक बहुआयामी संस्था है जो साहित्य को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, योग को लेकर के और मनुष्य के कल्याण को लेकर के निरंतर काम कर रही है। यह संस्था ने व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो खैर उनके अपने समूह बने हैं, इसके बाहर भी यह संस्था एक पत्रिका, हिंद देश पत्रिका भी प्रकाशित कर रही है और उसका लक्ष्य है कि एक विद्यालय भी संचालित किया जाए जो गुरुकुल परंपरा का हो। ये बड़ी बात है कि हम आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी सनातन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर हिंद देश परिवार गुरुकुल विद्यालय जैसी किसी चीज की शुरुआत करता है तो मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बहुत बड़ा प्रत्यय भारतीय समाज को होगा। ये एक विद्यालय कहीं भी शुरू हो लेकिन उसकी शाखाएं निरंतर देशव्यापी हो सकती हैं। तो एक अच्छा उद्देश्य लेकर के यह संस्था शुरू हुई है और आज से एक जो महायज्ञ शुरू हुआ है जो मई तक चलेगा अमृत महोत्सव के अवसर पर, कि 75 महापुरुषों के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं देख रहा था उस सूची में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी विवेकानंद, निराला, तुलसीदास, कबीर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लता मंगेशकर के बारे में बताया जाएगा। भगवत गीता के बारे में हमारे विद्वान वक्ता बोलेंगे। मदर टेरेसा, बाबा आमटे, मैथिली शरण गुप्त, वीर सावरकर, लाल बहादुर शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, इन सब विभूतियों के बारे में बताया जाएगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यह वर्ष जो है माखनलाल चतुर्वेदी की वह अमर कविता का शताब्दी वर्ष है। मुझे तो पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो फरवरी में ही उन्होंने 1922 में ये कविता बिलासपुर के जेल में लिखी थी और वो एक अमर कविता हो गई। वो कंठहार बन गई हमारे क्रांतिकारियों के लिए। उसको गा करके लोग शहीद हो जाते थे और आज़ादी के परवाने के रूप में सड़कों पर उतरते थे और अंग्रेजों वापस जाओ के नारे लगाते थे। तो ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी पर भी हमारे कोई साथी अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इस तरह का जो पूरा कार्यक्रम इनका बना है वह देखकर मैं अभिभूत हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसकी परिकल्पना की गई। बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं लेकिन वो योजना के अभाव में निष्फल हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी योजना में एक एक व्यक्ति का नाम तय कर दिया गया, उसके वक्ता भी तय कर दिए गए और हर दिन उनके लिए शाम का निश्चित किया गया है। तो मुझे लगता है यह पूरा फेसबुक लाइव के माध्यम से न केवल देश वरन दुनिया के लोग देखेंगे। इस दुनिया को सुंदर बनाने की कल्पना ये हिंद देश परिवार ने की है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में अद्भुत बात है। ये विश्व बंधुत्व की जब बात ये संस्था कर रही है अपनी कार्य योजना में उसको प्रथम पंक्ति में रखा है, तब मुझे अपने यहाँ ही गीत याद आ रहा है जो मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ कि विश्व में कहीं रहे मनुष्य एक हो, विश्व में कहीं रहे मनुष्य एक हो, लक्ष्य एक हो सदा भविष्य एक हो। चाहे अब अफ्रीका का व्यक्ति हो, चाहे नाइजीरिया का हो, अमेरिका का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी मनुष्य हो, वह एक हो।
एक भावना हो सबकी कि सभी इस पृथ्वी की संतान है। तो मैं कहता हूं कि विश्व में कहीं रहे मनुष्य एक हो, लक्ष्य एक हो, सदा भविष्य एक हो। और कैसा देश चाहिए, कैसा समाज चाहिए कि नष्ट हो हदे सभी, नष्ट हो हदे सभी हम गले मिले, नष्ट हो हदे सभी हम गले मिले, फूल जैसे विश्व जन के मन सभी खिले, यह धरा कुटुंब हर सदस्य एक हो, यह धरा कुटुंब हर सदस्य एक हो, विश्व में कहीं रहे मनुष्य एक हो, लक्ष्य एक हो, सदा भविष्य एक हो। आगे मैं कहना चाहता हूं कि रंग भेद जात पात को खत्म करें। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, रंग भेद की नीति लगातार बरकरार है। अमेरिका जैसे तरक्की पसंद देश में भी ये स्थिति होती है कि पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड नाम कर के व्यक्ति को, वो काला व्यक्ति था, तो वहाँ की गोरी पुलिस उसकी जान ले लेती है। ऐसी अनेक घटनाएं अमेरिका में आज भी हो रही हैं। तो रंग भेद जात पात को खत्म करें, हो सभी का हित, सुकर्म ऐसे हम करें, तो ज्ञान या विज्ञान भी अवश्य एक हो, ज्ञान और विज्ञान भी अवश्य एक हो, विश्व में कहीं रहे मनुष्य एक हो, लक्ष्य एक हो, सदा भविष्य एक हो। और अंतिम 3 पंक्तियां हैं इसकी, रंग रूप भिन्न है, विचार भिन्न है। भारत के लोग अलग तरीके से जीवन शैली वाले हैं, विदेश में रहने वाले लोग अलग तरह के जीवन शैली वाले हैं, लेकिन सबके अंदर एक आत्मा विराजमान है जो मानव कल्याण करना चाहती है, बेहतर सोचना चाहती है। तो रंग रूप भिन्न है, विचार भिन्न है, धर्म बात या कोई त्योहार भिन्न है, सबके त्यौहार अलग अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं, लेकिन हमें क्या करना है, रंग रूप भिन्न है, विचार भिन्न है, धर्म जात या कोई त्योहार भिन्न है, प्रेम से रहे सभी ये दृश्य एक हो, प्रेम से रहे सभी ये दृश्य एक हो, विश्व में कहीं रहे मनुष्य एक हो, लक्ष्य एक हो, सदा भविष्य एक हो। तो ये जो विश्व में एक मनुष्यता की बात है, इसके कॉन्सेप्ट को लेकर यह हिंद देश की संस्था काम कर रही है। मैं इसे बहुत साधुवाद देता हूँ। इसमें रंजना श्रीवास्तव जी, मधुर जी और तमाम जितने लोग जुड़े हैं, वे बेहतर समाज और बेहतर मनुष्य का निर्माण लेकर के चलने वाले हैं। और इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण सिर्फ साहित्य कर सकता है। और यह संस्था जब एक साहित्यिक पत्रिका शुरू कर रही है, रचनात्मक साहित्य का उसमें प्रकाशन होगा, हिंद देश नामक पत्रिका के माध्यम से यह काम होगा, तब मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में ऐसा साहित्य समाज को मिलेगा जो लोक मंगल की बुनियाद पर टिका होगा। हमारे पास देखिए, हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास भाषा है, एक शब्द भी हैं, लेकिन क्या हमारे पास विवेक है? भाषा और शब्द का संयोजन करके कोई रचना तो बन सकती है, लेकिन बड़ी रचना तभी बनेगी जब रचनाकार के पास अपना खुद का विवेक होगा। अगर विवेक नहीं है तो ऐसा अराजक लेखन करेगा जिससे समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, जाति धर्म में विभाजित हो जाएगा। लेकिन जब विवेक के साथ साहित्य की रचना होगी, तब वो लोक मंगल, लोक जागरण, लोक कल्याण का काम करेगा। तो मुझे लगता है हिंद देश परिवार का उद्भव ही इसीलिए हुआ है कि इस महादेश में एक ऐसा वातावरण बनाएं जो साहित्य और कला के माध्यम से इस देश में सद्भावना, समरसता, सरसता, सरलता, भाईचारे की नींव रख सके। और मैं देख रहा हूँ जिस लगन के साथ इन्होंने अपना फेसबुक और व्हाट्सएप समूह बनाया है और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये संस्था सफल होगी। बस संकल्प हमें यही लेना है कि हम महापुरुषों को याद तो करें, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलें। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम गांधी को तो मानते हैं, गांधी की नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद को तो हम पूछते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की नहीं मानते। उन्होंने जो बातें बताई
शिकागो में उनका जो भाषण था, उस भाषण ने पूरी दुनिया में भारत के व्यक्तित्व को प्रामाणिकता के साथ रखा। यह वह देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया के स्त्री और पुरुषों को भाई बहन के रूप में देखता है। तो उस विवेकानंद के विचारों को हमें आत्मसात करना है। हम मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे, जिन्होंने कभी कहा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना है। हम पीछे मुड़कर को तो देख रहे हैं, तमाम महापुरुषों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यह समझना है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। क्या हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं। आज देश के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि सारी ऊर्जा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगी हुई है। और धर्म का प्रचार तो व्यक्ति के संस्कार से होता है। आप जबरन अगर प्रचार करने की कोशिश करेंगे तो यह अपराध है। लेकिन अभी यही हो रहा है, लोग धर्म की बात करते करते हिंसा फैलाने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। तो ये कौन सा धर्म है जो अलगाव सिखाता है, घृणा सिखाता है। तो इन सब चीज़ों को भी समझने की जरूरत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव तक पहुंचकर इस देश को स्वच्छ भारत प्रदान कर दें, लेकिन वो तो एक उनकी परिकल्पना लगभग अधूरी रहेगी। काम बहुत हो रहा है, लेकिन आज भी चारों ओर गंदगी दिखाई देती है। सड़कों की गंदगी तो साफ हो रही है, लेकिन जो विचारों की गंदगी है उसे भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। आज अलगाववादी नारे देश में गूंज रहे हैं। ये वही देश है जहां लोग देश के लिए मर मिटते थे। उस देश में आज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस देश में के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे कभी। जहां वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे जुझारू योद्धा हुए हों, जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, उस देश को अगर आज तोड़ने की बात हो रही है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए। तो ऐसी ताकतों के खिलाफ हिम्मत के साथ खड़े होने की जरूरत है, साहस के साथ उनसे जूझने की जरूरत है। और यह जूझना हमें मारपीट करने की जरूरत नहीं है, इसके विरुद्ध एक वैचारिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे जहां बच्चा प्रारंभ काल से ही देश के प्रति रागात्मक भाव से आबद्ध होकर के देश के बारे में सोचे। यह देश कोई मिट्टी का लोंदा नहीं है, यह जो हरा भरा पूरा मुल्क है, यह कोई लॉन्चिंग पैड नहीं है कि इसमें खड़े होकर के हम तैयार होकर के विदेश के लिए उड़ जाएं। यह देश हमारी मातृभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह स्वर्ग के समान सुंदर देश है। इसको बनाने के लिए हम अगर देश के बाहर चले जाएंगे तो देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो देश की तमाम परेशानियों को झेलते हुए हमें इस देश में रहना है। अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि यह मत सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया, देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, वरन तुम ये सोचो कि देश के लिए तुमने क्या किया है। तो ये समय आज़ादी के अमृत महोत्सव में आत्ममंथन का समय आ गया है कि हम यह सोचें कि देश के लिए हमने क्या किया है। इस देश ने हमें इस लायक बनाया कि हम वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलाकार बने, साहित्यकार बने, लेकिन हमने उसका प्रदेश देश को क्या दिया? क्या सिर्फ हमने अपनी छवि बनाने का काम किया या राष्ट्र की छवि की भी हमने सोची? मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देश और समाज के बारे में सोच रहे हैं। देश और समाज हमारे एजेंडे में रहना चाहिए। ये जो पैकेज की नई संस्कृति आई है, उस पैकेज की संस्कृति ने देश को हाशिए पर डाल दिया है।
अब लोग बड़ा पैकेज देखते हैं और सोचते हैं कैसे विदेश में चले जा करके नौकरी करें। धीरे धीरे प्रतिभा का पलायन का एक भयावह दौर इस देश में चल रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। तो ये प्रतिभा का पलायन तभी रुकेगा जब हम इस देश में उनके लिए भी रोजगार के, काम के बेहतर अवसर देंगे। इसके लिए हमारी सरकारों को भी सोचना है। इस सवाल पर हमें दो तीन सवाल भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए उनको यहाँ एक अच्छे काम के अवसर दिए जाए। जैसी स्थितियाँ विदेश में निर्मित होती है वैसी अनुकूल स्थितियाँ हम अपनी प्रतिभा को भारत में दे सकें तो वो क्यों विदेश जाना चाहेंगे? क्यों कोई अपना घर छोड़ करके बाहर जाना चाहेगा? गांव का मजदूर क्यों महानगरों में जाकर धक्के खाएगा अगर उससे काम के अवसर उसके गांव में मिल जाए? तो हमारा ये पूरा देश भी एक गांव है। तो इस गांव की जो प्रतिभा है बाहर क्यों के मुल्क में क्यों जाए? अगर उससे अनुकूल स्थिति यहाँ मिल जाती है तो सबसे बेहतर बात होगी। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिंद देश की संस्था के माध्यम से ये संदेश हमारी सरकारों तक जाना चाहिए कि ये देश सबका है और इस देश में जहाँ जहाँ कोई कमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें ये विचार करना चाहिए कि कैसे हमारे गांव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। गांव के कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। गांव के खेत सिकुड़ते चले जाते हैं। खेती का रकबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खेती का रकबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खेती के प्रति लोगों की अरुचि होती जा रही है। लोग खेती न करके शहरों में आकर के मजदूरी करना पसंद करते हैं। दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव के जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वे लगभग नष्ट होते जा रहे हैं। ब्रांडेड संस्कृति के दौर में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद छोटे छोटे गांव तक पहुंचा रही हैं। उस व्यायामों में गांव के सारे जो मूल काम थे खत्म हो रहे हैं। वहाँ लोहारी खत्म हो रही है, चर्मकारी खत्म हो रही है, वहाँ की कुम्हारी खत्म हो रही है, वहाँ की सुनारी खत्म हो रही है। एक दौर था जो गांव के बहुत सारे जो शिल्पकार थे गांव में ही उत्पाद करते थे और वो शहरों में ला करके बेचते थे और उस उत्पाद से गांव का काम हो जाता था। गांधी जी भी यही चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि हमारा गांव अपने आप में एक छोटा देश के रूप में रहे, जहां उस गांव की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और जो ज़रूरत से अतिरिक्त उत्पादन है वो बाहर जा कर के बेचा जाए। गांधी जी ने तो इतनी ज़बरदस्त ग्राम राज्य की कल्पना की है, ग्राम स्वराज की कल्पना की है। उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो लगता है कि गांधी कितने बड़े युग दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे। गांधी जी चाहते थे गांव में एक सुंदर प्रेक्षागृह बने, गांव में विद्यालय बने और गांव की सड़कें ठीक ठाक हों और गांव में स्वच्छता अभियान पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने उस समय लिखा था जब वो गांव का भ्रमण 1915 के आसपास जब भारत आए दोबारा और जब गांव का भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि और कहा, उन्होंने एक जगह लिखा है कि हमारे गांव लगता है कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं। तब उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की और उन्होंने प्रयोग करके साबरमती में, वर्धा में जो सेवाग्राम जो गांधी आश्रम बनाए, वो एक प्रयोगशाला थी कि एक गांव को कैसा रखा जाए। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद वो सारी चीज़ें खत्म होती चली गई। तो मुझे लगता है कि इस 75वें वर्ष में हमें गांधी के बताए रास्ते पर चल करके फिर से गांव को समृद्ध करने की जरूरत है। गांव में कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। वहाँ जूते बनने चाहिए, वहाँ घड़े बनने चाहिए, वहाँ सोनारी का काम होना चाहिए। एक पूरा गांव, एक छोटा सा गांव शहर की तरह विकसित होना चाहिए। शहरों जैसी वहाँ सुविधा हो लेकिन आत्मा गांव की रहे। वहाँ के खेत खलिहान भरपूर रहे। गांव में भी बहुमंजिली इमारतें बन सकती हैं लेकिन वहाँ की जमीन को छेड़े बगैर खेती की जमीन बची रहनी चाहिए। ये खेती इस देश की आत्मा है। कहा जाता था शुरू में कि जो भारत है गांव का देश है, किसानों का देश है,
लेकिन जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसे देख करके हम सबको बड़ा दुख होता है कि आज हमारा अन्नदाता किस हाल में है। तो अन्नदाता की चिंता करनी है, हमें गांव की चिंता करनी है, गांव को समृद्ध करना है। हमारी पूरी ऊर्जा शहरों को विकसित करने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें अमेरिका और ब्रिटेन जैसी हो जाएं, और उस चक्कर में शहरों में विकास हो रहा है, लेकिन हमारे गांव छूट गए हैं। शहर और गांव दो भाई हैं, एक भाई समृद्ध हो रहा है, एक भाई बदहाल हो रहा है। तो उस भाई को भी हमें समृद्ध करना है। गांव हमारी आत्मा है, गांव पर ध्यान देना है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना है कि हमें गांव का पुनर्निर्माण करना है, गांव में नवजागरण करना है, गांव में जो अशिक्षा है उसको दूर करना है। साक्षरता अभियान चला, 90 के दशक में चला और उसके बाद एक वातावरण बना, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी गांव की अनपढ़ है, उसे साक्षर करना है। तो इस अमृत महोत्सव में हिंद देश जैसी संस्थाओं से मैं उम्मीद करता हूं कि वे साक्षरता अभियान पर भी ध्यान देगी। ये संस्था, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये जो इस संस्था के माध्यम से विद्यालय बनाने की बात हो रही है, जिसमें वहाँ वैदिक ज्ञान और आधुनिक ज्ञान की भी शिक्षा दी जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि ये संस्था कुछ गांव को प्रयोगशाला के रूप में गोद ले और वहाँ साक्षरता अभियान शुरू करें और गांव के लोगों को आधुनिक तकनीक से जोड़े। इंटरनेट के युग में हम लोग चल रहे हैं, तो इंटरनेट की साक्षरता से भी गांव के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हम विकास कर रहे हैं लेकिन गांव को भूल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे एजेंडे में आज़ादी के इस 75वें वर्ष पर हमें यह ध्यान देना है कि गांव भी हमारे साथ विकास में सहयात्री बने। गांव छूट जाएगा, गांव को सिर्फ हम 4 लेन या 6 लेन सड़कों के लिए इस्तेमाल में लाएंगे तो गांव का नुकसान करेंगे, खेती को हम नष्ट कर देंगे। आज हो ये रहा है कि बहुत सारे गांव के लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो खेत है वो 6 लेन सड़क में आ जाए, तो एक अच्छा बड़ा मुआवजा हमें मिलेगा और हम उस पैसे के सहारे शहर में जाके बस जाएंगे, वहाँ हम कुछ भी मजदूरी कर लेंगे तो हमें गांव से मुक्ति मिलेगी। ये जो सोच हो गई है, ये बहुत खतरनाक सोच है। इस सोच के विरुद्ध हमें खड़ा होना होगा, और खड़े हम तभी हो पाएंगे जब एक जागरण का अभियान शुरू होगा। जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तब एक नव जागरण अभियान शुरू हुआ देश में, साहित्य के माध्यम से। छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से एक कार्यक्रम हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रेम ने पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका निकाली, वहीं प्रयागराज से सरस्वती नामक पत्रिका निकली, और उसी समय 20वीं शताब्दी शुरू हुई और अनेक जगह से पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई। तो एक नवजागरण का काल था। वो देश में गुलामी का दौर था, देश को आज़ाद कराने के लिए जागरण की कोशिशें हुई। गांधी ने अपने स्तर पर पत्रकारिता के माध्यम से किया, साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपने स्तर पर किया, लेकिन अब देश आज़ाद हो चुका है और 75वें वर्ष में पहुंच गया। 75वां वर्ष हमारे यहाँ एक वयोवृद्ध व्यक्ति की आयु माना जाता है। तो इस परिपक्वता की आयु है ये। तो इस 75वें वर्ष में हमें यह संकल्प लेना है कि हम उत्तर जागरण की दिशा में अब बढ़ें। नव जागरण तो हमने कर लिया, आज़ादी के पहले नव जागरण किया, लेकिन अब ये 75वें वर्ष में उत्तर नव जागरण के बाद का भी एक पड़ाव और आगे जाकर के हमें काम करना है। तभी इस देश का वैश्विक स्तर पर विकास होगा और उसका नाम होगा। आज हम देखते हैं, जब बात करते हैं तो चीन भी हमसे ज़्यादा समृद्ध है, जापान है, जर्मन है, अमेरिका है। भारत कहीं न कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया है, लेकिन यह बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे अगर हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाए। धीरे धीरे इस देश में राष्ट्र के प्रति भावना कम होती जा रही है। हालांकि करोड़ों लोग अभी भी ऐसे हैं जो देश को चाहते हैं, देश को प्यार करते हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो देश के
विरुद्ध खड़े होते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक भी गद्दार किस्म का व्यक्ति पूरे देश का वातावरण बहुत खराब कर देता है। बहुत पहले किसी गीतकार ने लिखा था ना कि संभल के रहना होगा घर में घुसे हुए गद्दारों से। पाकिस्तान और चीन जैसे देश तो लगातार उत्पात मचा करके देश को में अराजक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के कुछ ऐसे गद्दार हैं जो कई बार लगता है ये पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को मुंह बंद करने के लिए उत्तर नवजागरण चलाया जाना चाहिए। यह उत्तर नवजागरण तभी सफल हो पाएगा जब हम कक्षा पहली से छोटे बच्चे के मन में देश प्रेम के संस्कार विकसित करेंगे। आज धीरे धीरे देश प्रेम के संस्कार एकदम गायब होते जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाया भी जाता है तो कॉलेज तक पहुंचते हैं तो किसी स्कूल कॉलेज में थोड़े बहुत पाठ है महापुरुषों को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अनिवार्य रूप से पहली कक्षा से पढ़ाया जाना चाहिए। अबोध बालक होता है उस समय, लेकिन उसे भी देश के बारे में बताना चाहिए। नाटक होने चाहिए देश प्रेम के गीत लिखे जाने चाहिए। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि देश प्रेम की कहानी लिखो, कविता लिखो और उसे सुनाओ। तो जब बच्चा बचपन से देश के बारे में सोचता रहेगा, उसके बारे में विचार करता रहेगा, तो जब बड़ा होगा तो उसे लगेगा कि नहीं, इस देश के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। आज हालत क्या है हम देखते हैं। अगर आप राष्ट्रगान कहीं हो रहा है तो लोगों को खड़े होने में दिक्कत होती है। तिरंगे का लगातार अपमान कर दिया जाता है। भारत माता का कोई डायन कह देता है, तो देश को लोग खुलेआम गाली देने लगते हैं। तो ये कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो इस हिंद देश, जो हमारा हिंद देश है, उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। यह तभी होगा जब हिंद देश परिवार के लोग मिलजुल करके इस दिशा में विचार करेंगे। इस हिंद देश परिवार का मैंने तमाम उसकी प्रस्तावना देखी, उनके उद्देश्य मैंने देखे, तो मुझे लगा कि ये पहली एक संस्था है जो उस देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ सोच विचार रही है। लेकिन अब इसे सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। हिंद देश को, परिवार को अपने उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणित करने की ज़रूरत है। इसलिए वो पत्रिका निकाले, उस पत्रिका का व्यापक प्रचार प्रसार हो। वो संस्था विद्यालय शुरू करने वाली है, उस विद्यालय के माध्यम से देश प्रेम के संस्कार जगाएं, अपनी सनातन संस्कृति का बोध बच्चों में जागृत हो, इस दिशा में काम करें। हो यह रहा है कि अब जो विद्यालय खुल रहे हैं उनका पूरा ध्यान अंग्रेजी पढ़ाने की ओर है, अंग्रेजी शिक्षा की ओर है। उसके का परिणाम ये देश देख चुका है। जब मैकाले यहाँ आया तो उसने गुरुकुल की परंपरा खत्म कर दी, हिंदी को खत्म कर दिया, उसने अंग्रेजी ला दी। और ये उसका स्वप्न था कि इस देश में काले अंग्रेज मैं विकसित करूंगा। और आज हम देख रहे हैं कि चारों ओर काले अंग्रेज हैं। तो और काले अंग्रेज विकसित न हो। ठीक है, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, न केवल अंग्रेजी का ज्ञान वरन भारतीय भाषा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसके उन्नयन के लिए हमें क्या करना है? हिंदी को बढ़ावा मिले, संस्कृत को बढ़ावा मिले, संस्कृत को भी साथ में विकसित करने की ज़रूरत है। संस्कृत एकदम किनारे चली गई है, उसे भी हमें विमर्श के केंद्र में लाना होगा। तो हिंदी और संस्कृति का समान रूप से उन्नयन हो। इन दोनों भाषाओं के माध्यम से हम वैदिक परंपरा, अपनी सनातन परंपरा को भी पुनर्जीवित कर सकेंगे। तो अंत में मैं एक कहना चाहता हूँ कि अमृत महोत्सव के अवसर पर यह जो आयोजन हुआ है वह एक बहुत महत्वाकांक्षी आयोजन है और बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। इस आयोजन की गूंज सोशल मीडिया से बाहर निकल करके, आभासी दुनिया से बाहर निकल करके यथार्थ की दुनिया में भी इसकी चर्चा होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। होता यह है कि सब कुछ आभासी हो रहा है और यथार्थ में कुछ नहीं हो रहा है। आभासी दुनिया में तो लोग एक से एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यथार्थ की दुनिया में उनकी कोई उपलब्धि नज़र नहीं आती। तो मुझे लगता है कि हिंद देश परिवार आभासी दुनिया में जितना सक्रिय है, हो रहा है, इसके बाहर भी वो अपने विद्यालय के माध्यम से, अपनी पत्रिका के माध्यम से सक्रिय हो, यही मैं चाहता हूँ। अंत में मैं हिंद देश परिवार की छत्तीसगढ़ इकाई को, हिंद देश परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस
उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि तकनीकी कारणों से मैं पहले तो नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा था, इसलिए लगा कि अब क्या होगा, मैं किस तरह अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो रंजना श्रीवास्तव जी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि आप अपने विचार वीडियो में दर्ज करके हमें भेज दें, हम उसे वहाँ चला लेंगे। तो रंजना जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक रास्ता सुझाया। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जो कुछ भी मेरे मन में विचार आए वो मैंने आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा देश, ये हिंद देश निरंतर आगे बढ़ेगा और जो भी कमियां अब तक दिखाई दी हैं वे कमियां इस अमृत महोत्सव वर्ष में दूर होंगी और मेरा राष्ट्र, मेरा देश पहले की तरह विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया में चमकेगा, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। एक बार फिर मैं हिंद देश परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये संस्था निरंतर आगे बढ़े, फले फूले और देश में साहित्य संस्कृति का एक वातावरण बनाने का बड़ा काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।